नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पाकिस्तान एक बार फिर से बैक टू बैक दो धमाके से दहल उठा है। बलूचिस्तान के दो इलाके तुर्बत और चमन में भयंकर बम धमाके हुए और इन दोनों धमाकों को मिलाकर के 8 की जान चली गई है, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी भी थे और 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए गए। अब इन दोनों हमलों में टीटीपी और बीएलए का हाथ माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि शहबाज और मुनीर सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो बवंडर है, हर दिन आता हुआ इस बवंडर को देखा जा रहा है, उसका जवाब कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में रोजाना पाक के जवान मारे जा रहे हैं और मुनीर मुर्दों की तरह शांत है। क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के कंट्रोल से वाकई बाहर हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा आधिकारिक तौर पर आजाद हो जाएंगे। बलूचिस्तान में हुए दो अलग अलग कार बम धमाकों ने पूरे पाकिस्तान को दहला दिया है। ये दोनों हमले कुछ ही घंटों के अंदर हुए। पहला हमला तुर्बत जिले में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किया गया। इस धमाके में 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। तुर्बत जिले में हुए हमले के कुछ ही घंटों के बाद चमन शहर में अफगान सीमा के पास एक और कार बम धमाका हुआ। दूसरे हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों हमले एक ही दिन में हुए, जिससे पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल है। फिलहाल इन हमलों की जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन शक की सुई टीटीपी और बीएलए की तरफ है। यह हमला 2 हफ्ते पहले हुए एक और बड़े हमले के बाद हुआ है, जब क्वेटा शहर के पास एक स्टेडियम के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 13 लोगों की जान चली गई थी। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर से हमले बढ़े हैं। विरोध और विद्रोह की आग इतनी भड़की है कि दोनों ही प्रांत आजादी की मांग कर रहे हैं, खुद को आजाद घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान परमाणु बम के नाम भले ही उछलता रहा हो, लेकिन इन हमलों से साफ है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अभी बेहद नाजुक बनी हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं जब खैबर और बलूचिस्तान में मुनीर की आर्मी का कोई न कोई जवान मारा जाता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। और साथ ही हमारे अहमद मस्ती खान जी बलोच पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले अहमद मस्ती जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल आपसे पहले पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस वक्त आपके देश में चल क्या रहा है। क्योंकि मुनीर जहां वो चले जाते हैं अमेरिका से मुलाकात करने, सऊदी अरब चले जा रहे हैं मुलाकात करने, यहाँ तक कि
विदेशी फंडिंग को लेकर के डिस्कशंस हो जाते हैं, किस तरीके से और आपके देश में चल रहे टेरर कैंप को बढ़ावा मिल सके उस पर भी चर्चाएं हो जाती है, फंड कहां से लाने, सब पे चर्चाएं हो रही है। बलोच में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है सर? देखें, हमारे ये जो जनरल साहब हैं जिनको डिसीवर, इनको इनके कोर्स मेट्स, इनके बैच मेट्स जो फौज में थे, उन्होंने इनका टाइटल दिया हुआ था डिसीवर। तो ये जो डिसीवर हैं, ये देखें अब ये क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया में घूम रहे हैं ना। कभी ये एससीओ के लिए वहाँ चाइना पहुंच जाते हैं, कभी कतर ये जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो है, जहाँ इनको जाना नहीं चाहिए वहां पर भी ये मुंह लटका के पहुंच जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो ये फॉर्म 47 जो जाली इलेक्शन, देखिए इनका असल हकीकत ये है कि इनका असल वजीर आजम इस वक्त जेल में है, उनका नाम इमरान खान है। वो इलेक्शन जीता हुआ है। अभी यूरोपियन यूनियन के कोई थे ऑब्जर्वर्स, उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई थी पिछले साल जो इलेक्शन हुए। हाँ। तो असल जो वजीर आजम है वो तो इमरान खान है और उनको इन्होंने जेल में डाला है। और जो दूसरा जो इनका फॉर्म 47 वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उसको आसिम मुनीर ने तो अगवा किया हुआ है जी। उसको अगवा किया हुआ है, उसको अकेले किसी जगह जाने छोड़ ही नहीं रहा है। अब वो जब जैसे मैंने कहा कतर गए, वहां गए, सऊदी अरेबिया वहां गए, अब ये यूनाइटेड किंगडम वहां पहुंच गए, अब जो है अमेरिका वो आ रहे हैं 25 तारीख को। यहाँ पर भी आसिम मुनीर जो है उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप से अकेला ही ना मिले, ये भी मौजूद हो साहब। ये इतने इनसिक्योर हैं क्योंकि देखे इनका जो ऑफिशियली टेन्योर है उसको तकरीबन शायद 70 दिन रह गए। अब इनकी ये ख्वाहिश है कि इनको 5 साल की एक्सटेंशन मिले। और ये जो है हमारे इलाके में देखे ये अनवेलकम है। हमारे इलाके में हमारे नौजवानों ने फैसला कर लिया है कि हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है वो बलूचिस्तान के लिए मर मिटने पे आ गए हैं। अगर हम लोग उनको कहें कि नहीं भाई मेहरबानी करके किसी तरीके से एडजस्टमेंट कर लें, इनके साथ कोई पीस टॉक कर लें, इनके साथ रहेंगे, वो कहेंगे नहीं आप बूढ़े हो गए, आप कोने में बैठ जाएं। नौजवान हमारे राजी नहीं है पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे चीजें कर ली हमारे साथ, हिटलर वाली काम। आपको यकीन नहीं आएगी कि ये किस किस्म से हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। इंतहाई ज्यादा घिनौने जुल्म, यानी आज के दौर में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं लोगों के साथ। ये पता नहीं किस किस्म के ये पंजाबी मुसलमान हैं, ये तो इस्लाम के नाम पे दब्बा हैं। ये कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर दूसरों के ऊपर ज्यादतियां करते हैं। हमारे इलाके में आके इन्होंने बम जब धमाका किया, न्यूक्लियर टेस्ट, उस टाइम इन्होंने नारे लगाए अल्लाह अकबर। यानी किस किस्म का ये बकवास मुल्क है, ये फौज है, ये पंजाबी उनके हुक्मरान हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त जो है नारे मजहबी लगाता है। ये किसी मुल्क में हुआ है कि न्यूक्लियर टेस्ट पे आपने मजहबी नारे लगाए हुए हो? ये पाकिस्तान में हुआ है। ये पाकिस्तान, अब हमें तो ये है कि अब इन्होंने जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात कर रहे हैं ये अम्ब्रेला पंचर जरूर होगा। इजराइल जो है आराम से देख लीजिएगा कहीं आप उसी देश में इस वक्त मौजूद हैं और आप अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके से अगर बातें रख रहे हैं तो कहीं आपके लिए दिक्कत ना हो जाए। मैं तो अमेरिका में हूँ जी, इसीलिए बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हूँ। इसी वजह से आप बलूचिस्तान का पक्ष ले पा रहे हैं सर। यानी आप भी ये स्वीकारते हैं कि वहां पर इतनी आजादी तो नहीं है कि आप वहां के सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल पाए, पत्रकारों की जान पर भी बनाती है। वहां तो नहीं जी, देखें वहां तो अगर आप अपने प्रोग्राम में भी कोई सही बोलने के लिए नहीं आ सकता है। मैंने वहां पूछे लोगों से कि आप अगर आ सकेंगे किसी इंडियन चैनल पे बात करने के लिए, वो कहा कि नहीं हम नहीं आ सकते। वहां पर जो आते हैं ना वो लोग हैं जो आईएसआई के अपने होते हैं, कभी कभी आप लोग उनको बुला देते हैं, वो सारे के सारे झूठे, वो आईएसआई के ठग जो पंजाब के हैं, वो आके आपके लोगों को मिसलीड करते हैं, आपके लीडर के खिलाफ अजीब अजीब बातें करते हैं। और मुझे तो हैरत होती है कि आप लोग क्यों कभी कभी इनको बुलाते हैं।
इनको नहीं बुलाना चाहिए, सर सबके तो सब ठग सर है। पाकिस्तान की वो छवि भी तो नजर आनी चाहिए कि एक छवि ऐसी है जो कि वो दुनिया के सामने पेश करते हैं, लेकिन एक छवि ऐसी है कि कैसे आईएस मॉड्यूल को वो आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं, टेररिस्ट को किस तरीके से वो जगह दे रहे हैं, पालने पोसने का काम कर रहे हैं। तो ये छवि भी तो सामने आनी चाहिए। जवाब से ही तो ये आधार मिलेगा लोगों को कि आखिर वाकई पाकिस्तान में चल क्या रहा है। सर मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी भी बने हुए। सर अभी हमने बलोच पत्रकार अहमर मस्ती जी को भी सुना और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, इससे तो ये साफ समझ में आ रहा है कि जब पाकिस्तान अपने ही देश में बलूचिस्तान को उस तरीके से संजोकर नहीं रख पा रहा है, जोड़कर नहीं रख पा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लोग तो अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से बस पाकिस्तान से अलग हो जाए। फिर पाकिस्तान दूसरे देशों में जाकर के डील कराता है डिफेंस को लेकर के, और खासतौर पर बलूचिस्तान को लेकर ये एक और डील अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान करा है। किस आधार पर? सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके सुरभि जी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से एक गेम की तरह है, इसको खेला जाता है। और ये जितने भी सुपर पावर्स हैं इस गेम को खेलते हैं और मोहरे होते हैं ये पाकिस्तान, ये जो जैसे देश है। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज अहमर जी के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, आज बलूचिस्तान एक क्रॉस रोड पर है जी, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें यूएसए, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने एक चाइना और पाकिस्तान का जो एक प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया है कि आप बीएलए को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करें। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है और स्पेशली आपका चैनल बहुत अच्छी तरीके से इस प्रॉब्लम को आगे लेके जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, ये एक टेररिस्ट या एक टेररिज्म की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल है। और इस फ्रीडम स्ट्रगल को आगे ले जाने के लिए जो भी ताकत है बीएलए के पास आज और टीटीपी के पास, जहाँ पे हमने खैबर पख्तूनख्वा में उसको देख रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं होगी इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत ज़रूरी है कि इसमें बाहर की ताकतें भी इसमें शामिल हों और इसको अंडरस्टैंड करें, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। देखिए, एक डिस्पैशनेट व्यू हमको लेना पड़ेगा। जब से 1948 में जब ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, ये एक ज़बरदस्ती एक फोर्सफुल एनेक्सेशन था बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ होना। इस पे बलूचीज की रजामंदी नहीं थी उस टाइम पे। और आपने 1948 से लेके आज तक हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रगल बलूचीज का है, ये एक वर्ल्ड स्टेज पर हम इसको प्रोजेक्शन नहीं हो पा रही है। आज एक उम्मीद की किरण जिसको मैं बोलता हूँ, एक बर्निंग लाइट इमेज हमको सामने आई है कि आज बलूचों की प्रॉब्लम एक वर्ल्ड स्टेज में पहुंच गई है बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा रेज हुआ है। आज इतनी कंट्रीज हैं, 193 कंट्रीज मेंबर्स हैं यूएन की। अभी उनको मैं आपको एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि मोर देन 50% ऑफ दिस कंट्रीज को पता भी नहीं होगा बलूचिस्तान कहाँ है। तो आज एक वजूद बलूचिस्तान का। सर तो इस पर तो पाकिस्तान ने एक और पोस्ट भी किया था ना पिछली बार, और ये कह दिया था कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से बीएलए काम कर रही है उसे हम टेररिस्ट कैंप यूं ही नहीं कहते, और वो टेररिज्म उसे हम मानते हैं कि बलूच में जो लोग इस वक्त हैं, ऐसे में बलूचिस्तान के लोग टेररिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं और उन्हें समर्थन दे रहा है पूरी तरीके से भारत क्या इसमें इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। दूसरा सवाल सर एक ये भी हो जाता है, जब सऊदी अरब के साथ अभी पाकिस्तान के जो अधिकारी मिलकर के आए और उसके बाद माना जा रहा है क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को अंजाम देना इस वक्त इस डिफेंस पैक्ट के बाद से मुश्किल होगा भारत के लिए, क्योंकि आपने भी पिछली बार इस बात का जिक्र किया था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। तो ये दो सवाल है सर।
ओके सुब्री जी, बहुत अच्छा आपने दो सवाल कीजिए। इस पहले तो आपको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बलूचों की मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जी। अपने वजूद की, अपने आइडेंटिटी की। और आप देखें, आप इनको टेररिस्ट कैसे बोल सकते हैं? ये खुद ही बलूच है, हम्म। अपने एरियाज में रह रहे हैं। टेररिज्म तो होती है जो बाहर से इंपोर्ट की जाती है, बाहर से एक्सपोर्ट की जाती है। लोग आते हैं हम्म। आपकी देश में दहशत, जैसे हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, तो आपका लश्कर ए तौयबा है, जैश ए मोहम्मद है, इस टाइप के हिजबुल मुजाहिदीन, इस टाइप के ग्रुप्स आपके ऑपरेट करते हैं, बाहर से आते हैं, अपने टेररिज्म करते हैं। बट ये लोग अपने खुद के लोग, हम्म। आप इनको एक टेररिस्ट का एक टैग नहीं दे सकते। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस तरीके का एक वर्ल्ड स्टेज पे आज बलूचिस्तान को माना गया है कि वहाँ टेररिज्म नहीं है, वहाँ इंसर्जेंसी है, वहाँ पे लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। दूसरा, आपने ऑपरेशन सिंदूर और ये जो सऊदी अरेबिया के साथ जो पैक्ट हुआ, इसका जिक्र किया। आप बिल्कुल देखिए, सर। आपको समझना पड़ेगा हम्म। कि ये जो पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें इसको बोला गया एग्रेसर। अगर कोई एग्रेसर हम पे हमला करता है, जी। भारत कभी बिना वजह के पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। हम्म। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट अटैक होगा या कोई ऐसी प्रोवोकेशन होगी, जी। तो भारत हमला करेगा। तो मेरा एनालिसिस इस पे, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, कल पब्लिश हुआ है, उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया कि सऊदी अरेबिया, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कुछ इस तरीके का क्लेश होता है, तो सऊदी अरेबिया इसमें शामिल नहीं होगा। और सऊदी अरेबिया ने एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया है कल। उसने बताया कि इंडिया हमारा बहुत, एक भारत हमारा बहुत क्लोज मित्र है और हम भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये खास तौर पे जो एग्रीमेंट हुआ है, ये वेस्ट एशिया के हुआ है और कतार के ऊपर जो हमला हुआ है, जी। ये इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। ठीक है सर। बिकॉज सऊदी अरेबिया आने वाले वक्त में, हो सकता है ईरान उसके ऊपर हमला करे, आज हो सकता है इजराइल से उसके ऊपर हमला आ जाए। ठीक है तो सर। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसने रियलाइज कर दिया हाँ। कि अमेरिका की प्रोटेक्शन काफी नहीं है। बिकॉज कतार के साथ अमेरिका के इतने अच्छे रिलेशंस हैं, और फिर भी अमेरिका ने कतार का साथ नहीं दिया। इसीलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और पहले भी पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरेबिया में मौजूद थी, 2 डिविजन्स पाकिस्तान की वहाँ पे रही हैं और सऊदी अरेबिया के लीडर्स को प्रोटेक्शन देती आई हैं। ठीक। तो अभी वो जो इनफॉर्मल एग्रीमेंट था, उसको फॉर्मल किया गया है। और बेसिकली ये मैसेज ईरान और इजराइल की तरफ है और भारत की तरफ नहीं। ठीक है सर, आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। अहमद सर, अब सर सवाल ये भी है कि जब बलूचिस्तान को लेकर के एक डील अमेरिका में पहले हो जाती है, जब आपके फील्ड मार्शल वहां गए भी थे अमेरिका, और उसके बाद से उन्होंने किस तरीके से बलूचिस्तान की ज़मीन को अमेरिका को दे दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैनुअल काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, बहुत समय लग रहा था। अमेरिका ने कह दिया हम मशीनें दे देंगे, हम वहाँ पर जिस तरीके से खदान मौजूद है उन खदानों से मिनरल्स को निकालने में मदद करेंगे। सब मदद होगी या फिर अमेरिका को आपने तो बेच दिया। आप कहते हैं बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, बलूचिस्तान में अगर कोई अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है तो वो गलत कर रहा है, वहाँ पे टेररिज्म को जगह दी जा रही है। लेकिन टेररिज्म का मुद्दा तो हर कोई जानता है कि कहाँ पाकिस्तान में पूरी जगह सरकार खुद सपोर्ट कर रही है। ये देखें, कल के दिन जुमेरात को इन्होंने अपने ड्रोन अटैक किए बलूच सिविलियंस पे। 2 खवातीन मारे गए, आमना बीबी मारी गई, लाल बीबी मारी गई जहरी इलाके में, बिल्कुल पीसफुल सिविलियंस। एक जो है 2 और शख्स भी उसमें मारे गए। एक 4 साला बेटा बच्चा जो है उमैर अहमद, गुलाम रसूल के बेटे, वो जख्मी हुए और भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए। सिविलियंस के ऊपर इन्होंने हमला किया। दूसरे जाने इनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो खुद दरअसल एक बिन लादेन के दोस्त के बेटे हैं, उन्होंने झूठ कहा कि हमने यहाँ पर इंसर्जेंट्स मारे हैं। ये देखें, ये तो इतने झूठे हैं ये पाकिस्तानी कि दिसंबर 17, 1971 को जब ये वहाँ सरेंडर कर चुके थे पलटन मैदान ढाका में, इनकी अखबार जो जिन्ना मरदूद, जो कैंसर, ये जो टीबी ज़दा इंतहाई घटिया शख्स जिसने अंग्रेज के कहने पे ये भारत का बंटवारा कराया, उसके अखबार डॉन में लिखा हुआ था एक दिन बाद कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो ये झूठे लोग हैं। अब देखें ये क्या कर रहे हैं हमारे इलाके में, इनको ये नहीं आ सकते हैं। हमारे लोगों ने फैसला किया हुआ है, वो अपनी जानें दे रही हैं। वो मजीद ब्रिगेड जो है उसमें वो लोग हैं जो सर, लेकिन बलूच के लोग को तो पाकिस्तान के सरकार वो आम नागरिक तो मान ही नहीं रहे, वो तो पहले ही टेररिस्ट ठहरा चुके हैं। और जो हमने देखा कि मुरीदके पर जब हमला हुआ बहावलपुर पर, तो उन लोगों को, मसूद अजहर की फैमिली को ट्रिब्यूट देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यही सरकार, यही अधिकारी लोग पहुंच जाते हैं। देखें ना, आपको इल्म है, भारत के पूरे अवाम को इल्म है कि टेररिस्ट कौन है जी। हमें बलोचों को इल्म है कि टेररिस्ट कौन है, अफगानों को इल्म है कि टेररिस्ट कौन है जी। अब ये जो है हमारी जो रेजिस्टेंस चल रही है उसको ये जो है खाम में अफगानिस्तान को कहना चाह रहे हैं कि भाई अफगान इन्वॉल्व है। आपको इल्म है कि इनका क्या ख्याल है? इनका ख्याल ये है कि ना सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान, बल्कि इनका ख्याल ये है कि और भी 18 मुल्क की एजेंसियां बलूचिस्तान में मुलविस है। अब भैया, अगर 18 मुल्क की एजेंसियां बलूचिस्तान में 20 मुल्क की होंगी तो आप तो कभी भी वहां नहीं ठहर सकते। ये तो देखें, हमारा एक मूवमेंट है जो तकरीबन 80 सालों से, जब से इन्होंने हमें कब्जा किया है उस वक्त से चल रहा है। हमारे नारा होता था जब हम छोटे होते थे, उस टाइम नारा होता था आजादी का एक ही डंग, गुरीला जंग, गुरीला जंग। आज हमारे नौजवान वही जंग लड़ रहे हैं। देखे, हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है कि ये कब जंग खत्म होगा, लेकिन हमें ये बिल्कुल यकीन है कि इस जंग में हमारी जीत होगी, क्योंकि दुनिया की तारीख ने ये सिखाया है कि जब कौमें अपने आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तब उस वक्त ना अमेरिका उसको रोक सकता है, ना रूस रोक सकता है, ना चीन रोक सकता है। मैं तो अपने भारत के भाइयों से, बहनों से अपील करता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान है ये आप ही का इलाका है, हम और आप दूर के नहीं हैं। देखें, बलूचिस्तान में हिंगलाज माता टेम्पल है ना, ये आपका एक रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज है ना। आपको तो यहाँ हक है कि आप दावा करें कि ये हमारा इलाका है। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, और मैं आपसे यकीन से कहता हूँ कि बलूचिस्तान के लोगों को, बलोचों को भारत पसंद है, भारत के अवाम पसंद है। ये पंजाबी जिहादी पसंद नहीं है। देखिए, पंजाबी जिहादियों ने तो हमारे साथ कभी कुछ अच्छाई नहीं की ना जी। हमें सिर्फ कत्ल किया, हमें सिर्फ जबरी तौर पर गुमशुदा करके टॉर्चर किया, हमारी महिलाओं की बेइज्जती की। हमारी महिलाएं जो है आज जेल में इन्होंने बंद की हुई है, और उसके बावजूद गुलजादी बलोच 6 महीने से उनके जेल में है, और फिर उनके ऊपर एक केस लगता है कि शी इज एन एब्सकॉन्डर। अब आप देख लें, ये अंधा राज, पंजाबी जिहादी मुसलमान, इससे घटिया तरीन मुसलमान मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं नहीं है। और इन्होंने जो है इस्लाम के नाम पे ये दब्बा हैं। ये अब ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में? ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये इजराइल के खिलाफ है, ये न्यूक्लियर। सर, यानी आप ये मानते हैं, भारत में एक बहुत पुरानी कहावत चलती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या आप मानते हैं कि ये कहावत पूरी तरीके से पाकिस्तान पे लागू होती है? ये बिल्कुल, ये चौपट राजा ही है ना जी, ये जंगल का बादशाह है। आप देख लें किस कानून के तहत मुल्क का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी बना हुआ है आसिम मुनीर। इसको जाना चाहिए। ये जो मुल्क है कैंसर है, और ये आसिम मुनीर जो है वो तो इंतहाई डेंजरस आदमी है। ये सारा कुछ जो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार पे कब्जा करने के लिए कर रहा है। ये पूरे खित्ते के लिए जो है कैंसर है जी। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम तो आजाद होंगे। देखिए, हमारे पास टाइम टेबल नहीं है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, लेकिन ये पाकिस्तान चलने वाला मुल्क नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक ये आजादी की जंग तो जारी रहेगी। चलिए सर,
जी बिल्कुल, समय का अभाव है सर, इसी वजह से मुझे आप लोग को यहीं रोकना पड़ा है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात को रखा। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी को सुना आपने और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ अहमद मस्ती खान जी भी जुड़े, बलोच पत्रकार।